एग्ज़ाम टॉनिक 10 कदम पार्ट 12 में मैं एम एस अख्तर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है द सोल्जर कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 11 देखा होगा तो पार्ट 11 में भी द सोल्जर टॉपिक ही है, क्योंकि मैं एक टॉपिक का 2 वीडियोस बनाता हूं, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक से कम 20 ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलना चाहिए। दैट्स वाई मैं एक टॉपिक का 2 वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए, हमारा टॉपिक है आज का द सोल्जर कंपोज बाय रूपर्ट ब्रूक। तो आपको याद रखना है कि द सोल्जर एक कविता है और इसके कवि हैं रूपर्ट ब्रूक, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव सेक्शन में मैचिंग में पूछा जाएगा। इसलिए आपको कवि और कविता का नाम बहुत ही बेहतर तरीके से याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम में इस प्रकार पूछा जा सकता है, द सोल्जर हैज़ बीन रिटन बाय डैश, तो आपका आंसर होगा रूपर्ट ब्रूक। चलिए चलते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है द सोल्जर इज अ डैश। द सोल्जर डैश है, तो क्या है? सेस्टेट है, सेप्टेट है, सोनेट है, नन। तो द सोल्जर आखिर है क्या? क्या सेस्टेट है या सेप्टेट है या सोनेट है? याद रहे, ऐसी कविता जो केवल 6 लाइन में लिखा हुआ हो उसको हम लोग सेस्टेट बोलते हैं, 7 लाइन को सेप्टेट बोलते हैं, 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं। लेकिन ऐसा कविता जो 14 लाइन्स में लिखा हो उसको सोनेट बोलते हैं। अगर आप द सोल्जर कविता को अगर आप रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि द सोल्जर कविता 14 लाइन्स में लिखा हुआ है। दैट्स वाई द सोल्जर इज ए सोनेट। याद रखेंगे, द सोल्जर पोएम 14 लाइन्स में लिखा हुआ है, और जो कविता 14 लाइन्स में लिखा हो उसे हम सोनेट बोलते हैं। दैट्स वाई ये सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, द सोल्जर इज अ सोनेट। द सोल्जर इज अ सोनेट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, सोनेट कंसिस्ट दैट लाइन्स। सोनेट रखता है डैश लाइन्स, मतलब सोनेट में कितना लाइन्स होता है? अभी तुरंत मैंने बताया कि सोनेट एक ऐसा पोएम है जो 14 लाइन्स रखता है। तो सोनेट कंसिस्ट 14 लाइन्स। याद रखेंगे, सोनेट में 14 लाइन्स होता है। चलिए चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर में, तीसरा नंबर में चलेंगे हम लोग। हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, सोनेट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर आप सोनेट की बात करोगे, मैं अभी इस वीडियो में मैं शुरू से ही सोनेट की बात कर रहा हूँ। तो सोनेट वह कविता है जो 14 लाइन्स में लिखा होता है, और इस कविता का एक नेचर होता है, ये कविता जनरली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें 2 पैराग्राफ होते हैं। शुरू में जो पहला पैराग्राफ है उसमें 8 लाइन्स होता है, और अंतिम जो पैराग्राफ होता है उसमें 6 लाइन्स होता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट स्टैंजा में 8 लाइन्स होंगे और लास्ट स्टैंजा में 6 लाइन। 8 + 6 14। तो याद रखेंगे, सोनेट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सोनेट्स जो है वो 2 पार्ट में अक्सर डिवाइड होता है। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड। सोनेट का शुरू का जो 8 लाइन है, पहला स्टैंजा, पहला पैराग्राफ का जो 8 लाइन है, वो कहलाता क्या है? तो याद रखेंगे, अभी थोड़ा देर पहले मैंने कहा था कि जिस कविता में या कविता का वह भाग या कविता का वह स्टैंजा जो जिसमें 8 लाइन्स हो वो ऑक्टेव कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा ऑक्टेव। सेंटेंस इस प्रकार याद रखेंगे, सोनेट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। शुरू का 8 लाइन ऑक्टेव कहलाता है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सोनेट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सोनेट्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है बिल्कुल। सोनेट अक्सर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। द लास्ट 6 लाइन्स आर कॉल्ड। अभी तुरंत मैंने बताया कि सोनेट 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला जो स्टंजा होगा उसमें 8 लाइन्स होगा, अंतिम जो स्टंजा होगा उसमें 6 लाइन होगा। 8 लाइन को हमने ऑक्टेव कहा, तो लास्ट के जो 6 लाइन है वो क्या कहलाएगा? तो पोएम का ऐसा पार्ट जिसमें 6 लाइन हो वो सेस्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेस्टेट। तो याद रखेंगे, सेस्टेट ए हो जाएगा। ऑक्टेव मतलब बी में है सेप्टेट, सेप 7,
तो याद रखें सेप्टेट 7 के लिए यूज़ होता है, ऑक्टेव 8 के लिए यूज़ होता है, 8 के लिए यूज़ होता है, सोनेट 14 लाइन्स के लिए यूज़ होता है और 6 लाइन के लिए सेस्टेट यूज़ होता है। तो सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, सोनेट इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द लास्ट 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट। चलिए 5th नंबर में हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर है द सोल्जर इज अ डैश पोएम। द सोल्जर इज अ डैश पोएम। तो द सोल्जर जो है वो डैश पोएम है। ऑप्शन थोड़ा सा डिस्टेंस में चला गया है। तो द सोल्जर इज अ डैश पोएम, द सोल्जर डैश पोएम है। ऑप्शन ए लव, ऑप्शन बी रोमांटिक, ऑप्शन सी पेट्रियोटिक, ऑप्शन डी नेचर। द सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, और द सोल्जर को रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। रूपर्ट ब्रूक भी सोल्जर ही थे, सैनिक ही थे। और इस कविता में एक्चुअली दिखाया गया है कि एक सैनिक अपने देश से कितना ज़्यादा प्रेम करता है। तो देखा जाए तो देशभक्ति वाला कविता है ये, इसलिए हमारा आंसर होगा पेट्रियोटिक। द सोल्जर इज अ पेट्रियोटिक पोएम। द सोल्जर इज अ पेट्रियोटिक पोएम। तो याद रखेंगे द सोल्जर पेट्रियोटिक पोएम है। द सोल्जर कविता के बारे में कई बात याद रखना है आपको। द सोल्जर के बारे में अगर बात की जाए, ये कविता के बारे में अगर बात की जाए, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये वॉर पोएम है। हाँ, द सोल्जर एक वॉर पोएम है, ये याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि द सोल्जर एक सोनेट है। हाँ, ये सोनेट भी है क्योंकि 14 लाइन्स में है। तीसरा पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि द सोल्जर जो है वो पेट्रियोटिक पोएम है। क्या है? पेट्रियोटिक पोएम। तो द सोल्जर पेट्रियोटिक पोएम है। ये 3 बात द सोल्जर के बारे में आप याद रखेंगे कि द सोल्जर वॉर पोएम भी है, द सोल्जर सोनेट भी है, द सोल्जर पेट्रियोटिक भी है। जब भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑप्शन में इनमें से कोई भी रहेगा वही आंसर होगा आपका। अगर ये तीनों रहेगा तो याद रखेंगे आंसर आपका होगा ऑल ऑफ दीज। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म कंसील्ड स्टैंड्स फॉर। द टर्म कंसील्ड, ये जो कंसील्ड शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये कंसील्ड शब्द जो है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? जो कंसील्ड शब्द है, अगर आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो आप पाएंगे कंसील्ड का मतलब होता है छिपाना। तो याद रखेंगे हिडन हो जाएगा। द टर्म कंसील्ड स्टैंड्स फॉर हिडन। तो याद रहे, तो कंसील्ड वर्ड का प्रयोग हिडन के लिए हुआ है। तो जिस तरह से आप याद रखते हैं मैंगो मीन्स आम, एप्पल मीन्स सेब, सेम उसी प्रकार आप याद रखेंगे कंसील्ड मीन्स हिडन, कंसील्ड मीन्स हिडन। 7th नंबर में हम लोग चलेंगे। डस्ट स्टैंड्स फॉर। आप जब द सोल्जर पोएम को रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो वर्ड डस्ट है, ये डस्ट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? ये डस्ट वर्ड किसके लिए प्रयोग हुआ है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि डस्ट का मतलब धूल होता है। तो क्या डस्ट सॉइल के लिए यूज हुआ है, या गोल्ड के लिए यूज हुआ, या कंट्री के लिए, या द सोल्जर के लिए? याद रहे इस कविता में कवि खुद को डस्ट कहा है। कवि खुद को कहा है, अपने आप को कवि डस्ट कहा है कि मैं इंग्लैंड का धूल हूँ। तो ये डस्ट टर्म ही एक्चुअली सोल्जर के लिए यूज हुआ है। कवि का मानना है कि कोई भी सोल्जर अपने मदरलैंड का डस्ट होता है, वहाँ का धूल होता है वो। तो डस्ट स्टैंड्स फॉर द सोल्जर। ये डस्ट, ये धूल जो शब्द है ये सैनिक के लिए यूज हुआ है, सैनिक अपने लिए यूज किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द वर्ड इटर्नल मीन्स। ये जो इटर्नल शब्द है इसका मतलब क्या होता है? कविता में इटर्नल वर्ड का यूज़ किया गया है। द वर्ड इटर्नल मीन्स, इटर्नल का अर्थ क्या होता है? मैं बता दूं आप लोगों को, इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, हमेशा टिकने वाला, जो कभी बर्बाद नहीं होता है। तो याद रहे इटर्नल, तो अच्छा कर्म जो होता है वो इटर्नल होता है, वो शाश्वत होता है, वो हमेशा टिकने वाला होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा लास्टिंग फॉरएवर। द वर्ड इटर्नल मीन्स लास्टिंग फॉरएवर। इटर्नल का अर्थ होता है लास्टिंग फॉरएवर, सदा टिकने वाला, हमेशा टिकने वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू डैश। रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू डैश। रूपर्ट ब्रूक डैश से बिलोंग करता है। तो रूपर्ट ब्रूक कहाँ से बिलोंग करता है? इंग्लैंड से, अमेरिका से, आयरलैंड से, इंडिया से? याद रहे रूपर्ट ब्रूक एक सोल्जर थे, और कहाँ के सोल्जर थे? इंग्लैंड के सोल्जर थे। रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड में जन्म लिए थे, इसलिए आंसर क्या होगा? ए। रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू इंग्लैंड। रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू इंग्लैंड। तो रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है
क्वेश्चन है 10 नंबर, W.B. यीट्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है W.B. यीट्स बिलोंग्स टू डैश। W.B. यीट्स बिलोंग्स टू डैश। W.B. यीट्स डैश से बिलोंग करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव को इस पार्ट में रखने का मकसद ये है कि मैंने आप लोगों को बताया कि W.B. यीट्स ने रूपर्ट ब्रुक को द हैंडसमेस्ट मैन इन इंग्लैंड कहा था। W.B. यीट्स ने ही कहा था कि रूपर्ट ब्रुक जो है इंग्लैंड के सबसे सुंदर और जवान व्यक्ति हैं। तो द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड रूपर्ट ब्रुक को W.B. यीट्स ने कहा था। तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आखिर ये W.B. यीट्स है कौन। तो याद रखेंगे W.B. यीट्स का फुल फॉर्म होता है विलियम, क्या होता है? विलियम बटलर यीट्स। तो W.B. यीट्स का फुल फॉर्म होता है विलियम बटलर यीट्स। और याद रहे ये यूनाइटेड किंगडम के थे। यूनाइटेड किंगडम का एक देश है आयरलैंड, वहीं के थे। तो याद रहे W.B. यीट्स आयरलैंड के थे। कहाँ के थे? आयरलैंड के। जिस तरह इंग्लैंड में रहने वाले को इंग्लिश बोलते हैं, इंडिया में रहने वाले को इंडियन बोलते हैं, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन बोलते हैं, उसी प्रकार आयरलैंड में रहने वाले को आयरिश बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो याद रखेंगे W.B. यीट्स आयरिश पोएट थे। क्या थे? आयरिश पोएट। एनी प्रॉब्लम? मतलब W.B. यीट्स आयरलैंड के थे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो सेंटेंस आप इस प्रकार याद रखेंगे, W.B. यीट्स बिलोंग्स टू आयरलैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।